हमारा फिनिश हो गया था लास्ट पीडीएफ में। चलो ये बढ़िया हो गया। तो क्वेश्चन टैग चैप्टर हमारा लास्ट पीडीएफ में बच्चे फिनिश हो गया था। अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब सारे बच्चे मेरे साथ हेडिंग डालेंगे। अगला चैप्टर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। अगला आपका चैप्टर है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन मैं जो है, मेरी एक हैबिट है, मैं कुछ छुड़वाता नहीं हूं, मैं पूरा पढ़ाता हूं। तो ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इससे हम इतने तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि एक से दो क्वेश्चन इससे एवरेज आ सकते हैं। चलिए, तो नो डाउट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। तो एक एक नंबर भी कीमती है। एक नंबर में वर्दी आते और वर्दी उतरते मैंने देखी है इन 10 सालों में। बहुत से लड़कों का ऐसे मैंने समझाया है, एक एक नंबर पॉइंट से रुके हैं बल लड़के। अभी लड़कियां तो चलो इस साल से एनडीए में आई हैं, भैया एक एक नंबर के लिए लड़कों को रोते देखा है मैंने। एक नंबर से चूक जाता है ना जब कोई लड़का, तब आप उसके आंसू का अंदाजा नहीं लगा सकते। आधे नंबर से चूकता है, पॉइंट से चूकता है, आप उसके आंसुओं का अंदाजा नहीं लगा सकते। उस वक्त शायद वो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसने मेहनत बराबर करी, लेकिन जरा सी एक क्वेश्चन की गलती से वो चूक गया। इसलिए एक एक नंबर की भी बहुत वैल्यू है बच्चे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। नहीं, क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस नहीं होगी बच्चे, बहुत सिंपल है। जितने हम क्वेश्चंस कर सकते थे हमने उसके क्वेश्चंस किए, उसके प्रैक्टिस की उसकी जरूरत भी नहीं है। इतना इजी है ना, बच्चा बच्चा कर लेगा ना, उसकी जरूरत है। ये वाला करेंगे हम, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे बच्चे। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका मॉक टेस्ट शुरू कर दूंगा मैं। वहीं पर हमें दो चीजें भी कवर करनी है, अनसीन पैसेज भी और पैराजम्बल भी हम मॉक टेस्ट के थ्रू कवर करेंगे। बस आपका कोर्स होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं है आपका कोर्स, बहुत जल्दी हो जाएगा। हम सुपर प्लस पे आ गए हैं। जैसे ही सुपर प्लस खत्म होगा मैं टेंस शुरू कर दूंगा आपके। टेंस के बाद एक्टिव पैसिव और नरेशन। एक्टिव पैसिव नरेशन क्योंकि आपके में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हमें केवल उनका बेसिक पढ़ना है। वहीं एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में उससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। तो आपके एक्टिव पैसिव नरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, और उसके बाद बच्चे एक छोटा सा चैप्टर कंडीशनल, उसके बाद कोर्स खत्म। चलिए, तो बहुत सारे जो है आपको प्रैक्टिस के लिए काफी सारा टाइम मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। सबसे पहले सुपरफ्लस वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। सुपरफ्लस का मतलब क्या होता है बच्चे? सुपरफ्लस का मतलब होता है गैर जरूरी, जो जरूरी ना हो। जो जरूरी ना हो वही तो गैर जरूरी होता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं इंग्लिश में, लेकिन वो पढ़ना कभी जरूरी था ही नहीं। वो पढ़ना कभी जरूरी था ही नहीं, लेकिन हम उन्हें पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है कि वो चीजें हमारी रग रग में बस गई हैं। अब वो हमें दिखती भी है, तो हमारा मन उन्हें गलत करने को करता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो बचपन से उन्हें वैसा पढ़ा है। लेकिन वो गलत थी, और एग्जामिनर ने क्या किया है, उन चीजों को ढूंढ ढूंढ कर पेपर में देना शुरू कर दिया है। इसलिए अब आपको थोड़ा तैयार रहना है। क्लियर है? चलिए, तो बस इन्हीं चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं। चलिए भाई, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने लिखा कजिन, और फिर मैंने लिखा कजिन सिस्टर। ये है 1, ये है 2। मुझे बताइए कौन सा सही है, कजिन कि कजिन सिस्टर?
जल्दी बताइए, पहला वाला कजिन गलत है या दूसरा वाला कजिन सिस्टर गलत है? मतलब कौन सा सही है ये बताइए, कौन सा सही है, पहला सही है कि दूसरा सही है? हम्म मैं जानता था कि आपका आंसर पहला वाला ही आएगा, ये मैं जानता था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि दूसरा वाला है सही और पहला वाला है गलत। यही हमारा चैप्टर है कि जो आप पढ़ते आए हैं वो गलत है, हम वो ढूंढेंगे जो आपको लगता है कि सही है, असल में वो गलत है। तो कजिन लिखना सही है, कजिन सिस्टर, कजिन लिखना गलत है, कजिन सिस्टर लिखना सही है फिलहाल यहां पर। अब क्यों है, बोर्ड पर देखिए। देखो बच्चे, मैंने एक सेंटेंस लिखा, डॉक्टर शर्मा इज माय कजिन सिस्टर। डॉक्टर शर्मा इज माय कजिन सिस्टर। तो मेरे बच्चों, यहां मेरा सिस्टर लिखना एकदम सही है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शर्मा मुझे बता ही नहीं पा रहा कि वो कजिन मेरी कौन है या मेरा कौन है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड हो जो ये बताने में कैपेबल ना हो कि वो कजिन मेरी कौन है या मेरा कौन है, तो फिर आपको सिस्टर ब्रदर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, शी इज माय कजिन सिस्टर, लेकिन अगर मैं लिख दूं शी इज माय कजिन सिस्टर, तो बच्चे मेरा सिस्टर लगाना गलत है। क्यों? क्योंकि शी मुझे बता रहा है कि वो मेरी बहन है, भाई नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा वर्ड हो जो ये बताने में कैपेबल हो कि वो कजिन मेरी कौन है या मेरा कौन है, तो कजिन के साथ सिस्टर ब्रदर नहीं आता। लेकिन अगर आपके पास ऐसा वर्ड हो जो ये बताने में कैपेबल ना हो कि वो कजिन मेरी कौन है या मेरा कौन है, तो फिर सिस्टर ब्रदर आपको लगाना पड़ता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आया? बस यही है हमारा चैप्टर, पहला पॉइंट, इसे नोट करो जरा। क्लियर है? समझ में आया बच्चों के? ये पहला पॉइंट है। तो अब आप समझ गए हो कि असल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे ही पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूंगा। असल में ये चैप्टर है नहीं, इसे चैप्टर बनाया गया है। हर चैप्टर से पहले कुछ ना कुछ ऐसा मिला करता था, टीचर्स उसे पढ़ा दिया करते थे, लेकिन मैंने इसे पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं पता है? असल में मैं आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो बहुत प्यारा चैप्टर है, इसमें मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। इसकी लैंग्वेज नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से इसे लिखते हुए चलना है। चलिए भाई, अगला पॉइंट, आगे बढ़ रहा हूं मैं ना। ये कौन है भाई, क्या हो गया इसको? पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, क्या फालतू के कमेंट्स करते रहते हो तुम लोग, कोई मतलब भी नहीं है। यहां ध्यान दो, उसी में सार है, बाकी सब बेकार है। चलिए, अगला पॉइंट हमारे पास है, द द कंसर्न्ड क्लर्क, और दूसरा है द क्लर्क कंसर्न्ड। ठीक है, मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, एक है द कंसर्न्ड क्लर्क और दूसरी है द क्लर्क कंसर्न। दोनों दिखने में काफी कुछ सेम है, यहां कंसर्न पहले है, क्लर्क बाद में, यहां क्लर्क पहले है, कंसर्न बाद में है। ठीक है, अब गौर से देखना। द कंसर्न क्लर्क का मतलब होता है बच्चे, द कंसर्न क्लर्क का मतलब होता है
चिंतित व्यक्ति। द कंसर्न क्लर्क का मतलब क्या होता है? चिंतित व्यक्ति होता है। द क्लर्क कंसर्न्ड है ना। द कंसर्न क्लर्क असल में एक मुहावरा है इंग्लिश का, इसका मतलब होता है चिंतित व्यक्ति। और द क्लर्क कंसर्न इंग्लिश का एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसका मतलब होता है वो क्लर्क जिससे ऑफिस में जाने के बाद आपको काम हो। अब फिर से पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर देखो। द कंसर्न क्लर्क एक इंग्लिश का मुहावरा है जिसका मतलब होता है चिंतित व्यक्ति, और द क्लर्क कंसर्न्ड इंग्लिश का एक सेंटेंस है जिसका मतलब होता है वो क्लर्क जिससे आपको काम हो। अब जरा मुझे एक क्वेश्चन करके बताएंगे तो मैं सोचूं कि आपका दिमाग खुल गया है। एक क्वेश्चन सीधे दे रहा हूं। माय ब्रदर इज वेरी सैड टुडे। ही इज looking like the clerk concerned। करो सॉल्व। आप पॉइंट अगर समझ गए हैं तो 2 सेकंड के अंदर मेरे पास आपका जवाब आ जाएगा। पॉइंट रिपीट करने की जरूरत नहीं होती बच्चे, वीडियो पीछे करके देख लो, अपने आप आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझ गए आप लोग। तो असल में वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि भैया मेरा जो है मेरा जो भाई है वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो कैसा लग रहा होगा? चिंतित लग रहा होगा कि ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क जैसा लग रहा होगा? अरे भैया वो चिंतित लग रहा होगा। तो कंसर्न लेकर आएंगे आगे, क्लर्क लेके जाएंगे पीछे, ऐसे सॉल्व करेंगे इसे। समझ में आया? बस इसी तरह से हमें पॉइंट्स को करते जाना है, बढ़ते जाना है। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, फिर से दो एक्सप्रेशन है मेरे पास। एक है लेक्चरशिप और दूसरी है लेक्चररशिप। मुझे बताओ कौन सी सही है, पहली या दूसरी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी सही है, पहली या दूसरी? जल्दी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देख लीजिए भाई, मैक्सिमम बच्चों ने मुझे मिक्स्ड आंसर दिए हैं। अब यहां समझ लीजिए कि फर्क क्या है। देखो बच्चे, दोनों को गौर से देखो। दोनों देखने में काफी कुछ सेम ही लग रही है। दोनों की दोनों देखने में काफी कुछ सेम ही लगते हैं, लेकिन इन दोनों में भारी फर्क है। और फर्क ये है कि ये है सही और ये है गलत। अब जो सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है, इस बात को समझ लो।
बच्चों, ऊपर वाला जो लेक्चरशिप है इसका मतलब होता है एक बार लेक्चरर बन के बार बार लेक्चर देना। ऊपर वाला जो लेक्चरशिप आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है एक बार लेक्चरर बन के बार बार लेक्चर देना, जो कि मैं करता हूं, जो कि पॉसिबल है। नीचे वाला जो लेक्चरशिप आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है बार बार लेक्चरर बनना, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होता? जब एक दिन मैं एग्जाम्पल पढ़ाता, एक दिन कहीं और, एक दिन कहीं और, एक दिन कहीं और, एक दिन कहीं और, एक दिन कहीं और महीने के एंड में कोई मुझसे पूछता भाई तुम क्या काम करते हो, तो मैं बोलता हूँ भैया मैं लेक्चरशिप करता हूँ, मतलब मैं लेक्चर वेक्चर नहीं देता। हाँ, मैं रोज जाकर लेक्चरर बन जाता हूं। तो बार बार लेक्चरर बनना लेक्चरशिप कहलाती है, और एक बार लेक्चरर बन के लेक्चर देना लेक्चरशिप कहलाता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये दोनों इतने आइडेंटिकल है ना कि ये हमारी नाक के नीचे से गुजर जाता है। मैंने आपको समझा दिया है, आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, अपने हिसाब से नोट करो। आप इसमें क्या नोट करोगे? है ना, कुछ भी आपको अपने हिसाब से ऐड करना है तो ऐड करिए। चलिए अब बच्चे, बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसलिए मैं टाइम भी आपको ज्यादा दे रहा हूं कि आप आराम से इसको करो। ठीक है, अब आप खुद जानो कि आप इसे कैसे नोट करोगे। अगर याद रख पा रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला पॉइंट बताइए। फ्यूनरल सर्विस। देखना भाई बच्चे, फ्यूनरल के बाद सर्विस वर्ड नहीं आएगा। अच्छा, फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? फ्यूनरल को हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम संस्कार बोलते हैं या फिर दाह संस्कार बोलते हैं। मरने के बाद का जो क्रियाक्रम होता है वही फ्यूनरल होता है। अब बच्चे आपको ध्यान रखना है कि फ्यूनरल के बाद कभी भी सर्विस वर्ड नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि फ्यूनरल का मतलब होता है आ सर्विस प्रोवाइडेड टू अ डेड बॉडी। अ सर्विस प्रोवाइडेड टू अ डेड बॉडी। इसका मतलब यह है कि फ्यूनरल में ऑलरेडी सर्विस वर्ड है, अलग से सर्विस वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप काफी सारे इंग्लिश पेपर में देखेंगे, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड टू अटेंड द फ्यूनरल सर्विस ऑफ मिस्टर एक्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 15 सेकंड दे रहा हूं, नोट करो।
चलिए, नोट कर लिया है बच्चों ने, नोटेड के मैसेज मेरे पास आ गए हैं। अगला पॉइंट ये रहा स्क्रीन पर बच्चे। अगला वर्ड है हमारे पास, बताएंगे फाइनल कंक्लूजन। अगला वर्ड है फाइनल कंक्लूजन। अब बच्चे क्या गड़बड़ है, आप समझ ही गए होंगे कि फाइनल ही कंक्लूजन है और कंक्लूजन ही फाइनल है। ये दोनों एक ही म्यान की दो तलवारें हैं, ये दोनों एक ही म्यान की दो तलवारें हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे, फाइनली आई वांट टू कंक्लूड दैट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक मूवी भी आई थी फाइनल डेस्टिनेशन, काफी सारे पार्ट्स आए थे उसके। क्या वो नाम सही था? नहीं, वो सही नहीं था, वो गलत था। क्लियर है? चलिए लिख लेंगे अपने हिसाब से इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर फाइनल कंक्लूजन वी हैव consort, husband oblique wife, consort husband oblique wife। ठीक है, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे जो है कजिन सॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले कंसोर्ट का मतलब जानना जरूरी है। सपोज कोई राजा है तो राजा की जो वाइफ है वो उसकी कंसोर्ट है। सपोज कोई रानी है तो रानी का जो हस्बैंड है वो उसका कंसोर्ट है। ठीक है, तो ये जो कंसोर्ट वर्ड है ये नॉर्मली राजा रानी को लिए लगता है। तो बस मैं सीधे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप फटाफट मुझे आंसर बताएंगे। शी इज अकबर्स कंसोर्ट वाइफ। दीजिए आंसर। शी इज अकबर्स कंसोर्ट वाइफ। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग तरीके से इसे नोट कर रहे हो। समझ गए आंसर क्या होगा? दे दिया है बच्चों ने आंसर मुझे कि सर यहां वाइफ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी शी लगा हुआ है। जब शी लगा हुआ है यानी वो उसकी वाइफ ही हो सकती है, कुछ और नहीं। अगला पॉइंट, कॉन्सेंसस ओपिनियन। अगला पॉइंट है कॉन्सेंसस ओपिनियन। ठीक है, अब बच्चे यहां देखो, कॉन्सेंसस के साथ कभी भी ओपिनियन वर्ड नहीं आता। कॉन्सेंसस के साथ कभी भी ओपिनियन वर्ड नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो इसलिए बच्चे कि इंग्लिश ने बोला कि भैया ये जो ओपिनियन वर्ड है ना, ये हमने सिर्फ एक पर्सन के लिए बनाया है। ठीक है, इंग्लिश ने बोला। तो मेरा पॉइंट ये है कि कॉन्सेंसस के बाद कभी भी ओपिनियन वर्ड नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इंग्लिश ने बोला कि भैया ये जो ओपिनियन वर्ड है ये हमने सिर्फ एक पर्सन के लिए बनाया है। जैसे कि सपोज आप में से कोई एक सोच ले कि भाई एमी सर को उठाकर नीचे फेंक दो, तो ये आपकी ओपिनियन है। लेकिन अगर आप सबने मिलकर ये सोच लिया कि एमी सर को उठा के नीचे फेंक दो, तो ये आपकी कॉन्सेंसस है। तो कॉन्सेंसस का जो मीनिंग निकल के आया है बाहर, वो मीनिंग है आ ग्रुप ओपिनियन। इसका मतलब यह है कि कॉन्सेंसस में ऑलरेडी ओपिनियन वर्ड है, अलग से ओपिनियन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉन्सेंसस के बाद कभी भी
ओपिनियन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ जाए। चलिए भाई, अगला पॉइंट। अवेट फॉर। बच्चे, अवेट के बाद फॉर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अवेट का मतलब होता है टू वेट फॉर। इसका मतलब यह है कि अवेट में ऑलरेडी फॉर है, अलग से फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो पॉइंट को दो तरह से याद रखना है कि अवेट के बाद फॉर नहीं आता, लेकिन वेट के बाद फॉर आता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्राइज ऑफ। कंप्राइज ऑफ। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब यह है कि कंप्राइज में ऑलरेडी ऑफ है, अलग से ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। अलग से ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो अब आपको पॉइंट दो तरह से याद रखना है कि कंप्राइज के बाद तो ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है। क्लियर है? जैसे कि सपोज किसी ने पूछ लिया द बुक कंप्राइजेस ऑफ वेरियस मिस्टेक्स, तो हम समझ जाएंगे ऑफ नहीं आएगा। लेकिन फिर द बुक कंसिस्टिंग वेरियस मिस्टेक्स, तो हम समझ जाएंगे ऑफ आएगा। ठीक है? तो इसलिए दोनों तरह से पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ। बहुत ज्यादा पूछा गया है बच्चे। डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है बच्चे इन स्पाइट ऑफ। हिंदी में इसका मतलब होता है की जगह, है ना? हिंदी में इसको बोलते हैं की जगह। तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब यह है कि डिस्पाइट में ऑलरेडी ऑफ है, अलग से ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए भाई, और देखें तो फिर से पॉइंट आपको दो तरह से याद रखना है। ये ध्यान रखना कि डिस्पाइट के बाद तो ऑफ नहीं आता, लेकिन इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट इनटू। इन्वेस्टिगेट इनटू। इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चे? क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेट में ऑलरेडी इनटू है, अलग से इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसमें ऑलरेडी इनटू है, अलग से इनटू नहीं आएगा। तो फिर पॉइंट दो तरह से याद रखना है कि इन्वेस्टिगेट के बाद तो इनटू नहीं आता, लेकिन इंक्वायर के साथ इनटू आता है। सपोज आपसे एग्जामिनर पूछ ले द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, तो आप समझ जाएंगे इनटू नहीं आएगा। अगर वो बोल दे द पुलिस इज
एक्वायरिंग द केस, तो आप समझ जाएंगे इनटू आएगा। क्लियर है, नोट करिए उसको। चलिए भाई, तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही काफी है। फटाफट मुझे लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। फटाफट लास्ट सिनोनिम एंटोनिम वाला वर्ड बता दीजिए। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल होगा ये चैप्टर खत्म। कैप्साइस, ओके। तो लास्ट वर्ड जो हमारा था वो था कैप्साइस। अगला वर्ड अगला वर्ड बच्चे ये रहा स्क्रीन पर, और अगला वर्ड है आपका कैप्साइज के बाद कैटर। कैटर, कैटर का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रदान करना, है ना, स्पेशली भोजन। ठीक है, वैसे तो हम कैटर का इस्तेमाल किसी चीज में भी कर लेते हैं। कोई भी चीज अगर हमें प्रदान की जा रही है, दी जा रही है, मेहनत दूसरा कर रहा है, हमें केवल दी जा रही चलिए बच्चे, थोड़ा सा बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा था तो मैं देख रहा था शोर किस बात का हो रहा है नीचे कोई लड़ाई वड़ाई होगी। चलिए, तो आज के लिए बस ये एक ही वर्ड रहने देते हैं, मुझे लड़ाई बचाने के लिए जाना है। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय एग्जामपुर।